बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रास डैम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। राना हाउस के ब्लैक रूम में कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ एक अधेड़ उम्र आदमी मौजूद था। इसके जिस्म पर इंतहाई कीमती लिबास था और चेहरे मोहरे से भी वो खासा खुशहाल आदमी नजर आ रहा था। इसके सर पर मौजूद गोमड़ बता रहा था कि इसे जर्ब लगाकर बेहोश किया गया है। इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ ने आगे बढ़कर इसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। इसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो जोसेफ ने हाथ हटाया और पीछे हट गया। जवाना, कोड़ा ले लो और इसके सामने खड़े हो जाओ, इमरान ने जवाना से कहा। तो जवाना सर हिलाता हुआ मुड़ा और इससे दीवार से लटका हुआ एक कोड़ा उतारा और इसे हवा में चटखाता हुआ इस आदमी के साइड में खड़ा हो गया। चल बाद इस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही इसने लाशोरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि रॉड्स में जकड़ा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। ये मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये मुझे क्यों जकड़ रखा है? इस आदमी ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम स्मिथ है और तुम होटल रेनबो के मालिक भी हो और मैनेजर भी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ हाँ, मगर ओह ओह, तो तुम अली इमरान हो, वो सुपरिटेंडेंट फयाज के दोस्त। मगर ये क्या है? तुमने मुझे क्यों इस तरह जकड़ रखा है? इस आदमी ने चौंक कर कहा। तुम मुझे पहचानते हो? इसका मतलब है कि तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करता रहता हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, मैंने सुना हुआ है, लेकिन स्मिथ ने जवाब दिया। इसके बावजूद तुमने गैर मुल्की एजेंटों से साजिश की और पाकिस्तान का इंतहाई अहम पुर्जा मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए कार्बन एजेंटों के साथ मिलकर साजिश की है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, स्मिथ ने कहा। तुमने सिटी बैंक की मेन ब्रांच में एक लॉकर बुक कराया, इमरान ने कहा, और साथ ही लॉकर का नंबर भी बता दिया। ओह हाँ, वहाँ मैंने लॉकर बुक कराया था ताकि मैं अपने ज़रूरी दस्तावेजात वहाँ रख सकूँ, स्मिथ ने जवाब दिया। किसके कहने पर यह लॉकर बुक कराया था तुमने? इमरान ने कहा। किसी के कहने पर नहीं, मैंने अपने तौर पर बुक कराया था, स्मिथ ने कहा। सुनो स्मिथ, यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, और इन दोनों देवों को देख रहे हो? ये तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी तोड़ कर रख देंगे और एक एक रेशा उधेड़ कर रख देंगे, और तुम बहरहाल एक छोटी मछली हो। तुम्हारा लॉकर हुकूमत ने खुलवा लिया है और इसमें मौजूद इंतहाई कीमती पुर्जा भी हासिल कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारा इनकार उल्टा तुम्हारे खिलाफ जाएगा। अगर तुमने अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो, इमरान ने कहा। मेरा लॉकर खुलवा लिया गया है? इसमें से पुर्जा निकला है? नहीं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, स्मिथ ने कहा। जवाना, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, जवाना ने जवाब दिया। स्मिथ से सच उगलवाओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। अभी लो मास्टर, जवाना ने खादार कोड़े को हवा में चटखाते हुए कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मुझे मत मारो, स्मिथ ने अखलक खजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। बोलते जाओ, जैसे तुम्हारी जबान रुकी जवाना का हाथ हरकत में आ जाएगा, इमरान ने हाथ के इशारे से जवाना को रोकते हुए सर्द लहजे में कहा। हाँ, मैंने वो लॉकर बुक कराया था, लेकिन इसे ऑपरेट एक कार्बन एजेंट गोस्टान ने किया था। गोस्टान कार्बन का सरकारी एजेंट है। मेरा ताल्लुक भी कार्बन से है और मैं कार्बन की एक सरकारी एजेंसी में काम करता रहा हूँ। फिर मैंने वो एजेंसी छोड़ दी और वहाँ होटल बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन फिर वहाँ मेरा झगड़ा एक सिंडिकेट से हो गया तो मुझे कार्बन छोड़ना पड़ा और मैं पहले काफिरिस्तान गया और फिर वहाँ से यहाँ पर आ गया। यहाँ मेरा होटल बिजनेस ठीक चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ सेटल हो गया। मेरी यहाँ कोशिश थी कि मैं किसी जुर्म में शरीक ना हूँ। पिछले दिनों अचानक गोस्टान मेरे पास आया। इसने मुझे बताया कि वो किसी निजी पार्टी की तरफ से यहाँ एक काम के लिए आया है और इसका ये काम हुकूमत के खिलाफ नहीं है। इसने मुझे बताया कि इसके पास चंद ऐसी दस्तावेजात हैं जो वो यहाँ के लॉकर में रखना चाहता है। चुनांचे मैंने इसके कहने पर एक लॉकर बुक करा दिया और फिर इसकी चाबी उसे दे दी। इसके बाद मेरी मुलाकात गोस्टान से नहीं हुई और ना ही मुझे इस लॉकर के बारे में इल्म है, स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि मैं जवाना को कह दूं कि वो हाथ को हरकत में ले आए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया इमरान साहब, कुछ भी नहीं छुपाया, स्मिथ ने कहा। तुमने ये नहीं बताया कि गोस्टान का सौदा तुमने काशान के सरदार खान और इसके आदमियों से कराया था, इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो स्मिथ बेख्तियार चौंक पड़ा। वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसका कोई ताल्लुक लॉकर से नहीं था, स्मिथ ने गड़बड़ाते हुए लहजे में कहा। चलो अब बता दो, लेकिन ये बात तुम समझ ही गए होगे कि मुझे हालात का काफ़ी हद तक इल्म है और मैं आदमी को बोलते ही पहचान लेता हूँ कि वो सच कह रहा है या झूठ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा।
काशान का रुस्तम खान मेरा वाकिफ है। इसका इसका खाना इसका खास आदमी आसिफ खान मेरे पास आया था। इसने मुझे बताया कि कारमन की एक पार्टी से उन्होंने एक बड़ा सौदा तय किया है और मैं दरमियान में आकर इस सौदे को तकमील कराऊं। मैं चूंकि इनसे वाकिफ था, इसलिए मैं तैयार हो गया। फिर गोस्टान सामने आया और मैंने यहाँ एक रिहायशी प्लाजा में एक फ्लैट आसिफ खान के नाम से बुक कराया। इसका सौदा वहाँ पर हुआ। एक रोज़ पहले माल गोस्टान के हवाले किया गया और दूसरे रोज़ गोस्टान ने आसिफ खान को इस फ्लैट में पेमेंट की। बस मुझे इतना ही मालूम है। इसमें ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वो समझ गया था कि जिस रोज़ इसने गोस्टान को प्लाजा से निकलते देखा था, वो इस रोज़ पेमेंट करके आ रहा था, जबकि पुर्जा इसने एक रोज़ पहले ही वसूल कर लिया था। इस तरह से इसे लॉकर में रखने और फिर खोलने और फिर खिलौने में वो चिट बंद करके इसे कोरियर सर्विस से बुक कराने का काम किया और फिर रवाना हो गया। इमरान को स्मिथ के प्लाजा में फ्लैट बुक कराने का इल्म इस वक्त हो गया था जब सिद्दीकी ने अस्पताल से वापस जाकर इसके बारे में तहकीकात की थी। सरदार खान और रुस्तम खान से तुम्हारा ताल्लुक बेहद गहरा है। बताओ, सरदार खान कहाँ रहता है? इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम। सरदार खान का सिर्फ नाम ही सुना हुआ है, कभी सामने नहीं आया, स्मिथ ने जवाब दिया। और इमरान इसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। तुमने सुपरिंटेंडेंट फयाज की बीवी को फ़ोन करके कहा था कि सुपरिंटेंडेंट की लाश पहुंच रही है। सुनो, इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोन कॉल का टेप मेरी जेब में है। इमरान ने कहा तो स्मिथ बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, मैंने कहा था। मुझे रुस्तम खान ने बताया था कि इसने सुपरिंटेंडेंट फयाज और इसके अमले के आदमियों को पकड़ लिया है और इसे हला करके इसकी लाश मुझे भिजवा देगा। जिस पर मैंने इसकी बीवी को फ़ोन कर दिया, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट फयाज से मेरी काफ़ी दोस्ती थी। मैं चाहता था कि इसकी बीवी को इस सदमे के लिए पहले तैयार रहना चाहिए। स्मिथ ने जवाब दिया। इमरान ने असल में अंदाज़ा लगाया था कि जो शख्स इस कदर अहम सौदे में शरीक हो सकता है, वो यहाँ इस ग्रुप का यकीनन सबसे बड़ा आदमी होगा और यकीनन इसने ही फ़ोन किया होगा और इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। सुपरिंटेंडेंट फयाज के बारे में आखिरी इत्तला तुम्हारे पास क्या है? इमरान ने कहा। बस ये आखिरी इत्तला है। इसके बाद रुस्तम खान या इसके किसी आदमी से मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। स्मिथ ने जवाब दिया। जवाना, इसे बेहोश कर दो, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तो जवाना का खाली हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और कमरा स्मिथ के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही ज़रब से इसकी गर्दन ढलक गई। जोसेफ, इसे तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। सुपरिंटेंडेंट फयाज की वापसी पर इसे इसके हवाले किया जाएगा ताकि यहाँ इन लोगों के पूरे सेटअप को जड़ से उखाड़ा जा सके। इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और इमरान इस्पात में सर हिलाता हुआ तेज से कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जीशान कॉलोनी खासी बड़ी कॉलोनी थी, लेकिन इस वक्त वहाँ इस तरह खामोशी तारी थी जैसे यहाँ कोई जिंदा आदमी ना रहता हो। कोठियों की गेट्स की रोशनियाँ और बैरूनी लाइट्स रोशन थी, लेकिन ना ही सड़कों पर और ना ही दरमियानी गलियों में कोई आदमी नजर आ रहा था। सुपर फयाज कार आगे बढ़ाए ले गया। इसे कोठी नंबर 1801 की तलाश थी। इसका ख्याल था कि कोठी कॉलोनी के काफ़ी उकुब में होगी, क्योंकि इसका नंबर ऐसा था। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस नंबर की कोठियाँ कॉलोनी के आगाज़ में ही थी। शायद नंबरों का आगाज़ कॉलोनी के आखिरी हिस्से से किया गया था। बहरहाल कोठी नंबर 1801 इसे जल्दी ही नजर आ गया। महल नुमा कोठी थी, लेकिन इसकी चार दीवारी बल्कि गेट के ऊपर खारदार तारों का पूरा जाल बिछा हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रिक तार भी साफ दिखाई दे रहा था। कोठी का जहाजी साइज का फाटक बंद था। सुपर फयाज ने काफी आगे जाकर कार रोकी और फिर कार से उतरकर इसने जेब से गैस फायर पिस्टल निकाला और दरमियानी गली से गुजरकर वो कोठी की उकबी सिमत में आ गया। कोठी की उकबी दीवार काफी ऊंची थी और इस पर भी खारदार तारों का जाल मौजूद था। अलबत्ता उकबी तरफ दीवार में एक दरवाज़ा मौजूद था जो बंद था। सुपरिंटेंडेंट फयाज ने इधर उधर देखा और फिर इसने बेहोश कर देने वाली गैस से फायरिंग शुरू कर दी। इसे मालूम था कि मैगजीन में 12 कैप्सूल मौजूद हैं। इसने 4 कैप्सूल उकुब से फायर किए और फिर वो घूमकर साइड गली में आ गया और इसने 4 कैप्सूल साइड पर फायर कर दिए। इसके बाद वो सामने के रुख पर आ गया और इसने मजीद 4 कैप्सूल सामने के रुख पर फायर कर दिए। अब पिस्टल खाली हो चुका था। इसे जेब में डाल दिया। इसे मालूम था कि 12 कैप्सूलों के बाद अंदर मौजूद कोई जीरूह भी चाहे वो किसी भी तहखाने में क्यों ना हो, गैस की जद से बच ना सकेगा। लेकिन अब इसके लिए मसला था अंदर दाखिल होने का और इसने इसके लिए उकबी दरवाजे को खोलने का प्रोग्राम बनाया था। चुनाचे वो उकबी तरफ आ गया और एक तारीख कोने में खामोश खड़ा हो गया, क्योंकि इसे मालूम था कि अभी कोठी के अंदर गैस मौजूद है। इसलिए अगर वो अंदर गया तो वो खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। कम से कम निस्फ घंटा गुजारने के बाद वो आगे बढ़ा और इसने दरवाजे को चेक करने के लिए जैसे ही दबाया, वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ा कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। बहुत खूब, किस्मत आज पूरे जोरों पर है, सुपर फयाज ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक कोई साया इस पर झपटा और इसके साथ ही इसके सर पर एक धमाका सा हुआ और इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके सर के किसी ने परखच्चे उड़ा दिए हों।
और इसके साथ ही इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। फिर जब इसके जहन में रोशनी हुई तो इसे अपने चेहरे पर शदीद जलन सी महसूस हुई। इसने देखा कि वो एक कमरे में एक कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा है और एक आदमी इसके सामने खड़ा है। इसी लम्हे इस आदमी ने इसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और सुपर फयाज के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम यहाँ आओ? इस आदमी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम तुम कौन हो और तुमने मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है? सुपर फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा नाम आदम खान है, लेकिन मुझे आदमखोर खान भी कहते हैं। तुमने यहाँ पहले बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ ऐसे इंतजामात हैं कि यहाँ किसी किस्म की गैस का कोई असर नहीं होता। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर तुम्हें चेक कर लिया, लेकिन तुम मुझे अकेले ही नजर आए। लेकिन हमारा ख्याल था कि तुम अकेले नहीं हो सकते, लाजमन तुम्हारे साथी भी होंगे, लेकिन तुम्हारे साथी कहीं नजर ना आ रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें ट्रैप करने के लिए उकवी दरवाज़ा खोल दिया। फिर तुम अंदर दाखिल हुए तो तुम्हें बेहोश कर दिया गया, लेकिन फिर बावजूद काफ़ी इंतजार कि तुम्हारा कोई साथी सामने ना आया तो हम समझ गए कि तुम अकेले हो। चुनांचे तुम्हें यहाँ लाया गया। और अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्यों तुम यहाँ पर आए हो? आदम खान ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हारा सरदार खान से क्या ताल्लुक है? सुपर फयाज ने पूछा तो आदम खान बेख्तियार उछल पड़ा। तुम 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 तुम्हारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से तो नहीं है? आदम खान ने इसे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैं सुपरिंटेंडेंट हूँ। और अब तुम गौर से सुन लो कि तुमने सकाई आदमी पर हाथ उठाकर इंतहाई भयानक जुर्म किया है। अब भी वक्त है कि मुझे खोल दो और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो, सुपर फयाज ने कहा। तो आदम खान बेइख्तियार हंस पड़ा। वाकई बड़ा खान सच कहता है कि हुकूमत ने सकाई ओहदों पर अहमक बिठा रखे हैं, लेकिन तुम्हारे साथी तो जीप में हलाक हो गए थे, तुम जिंदा कैसे बच गए? आदम खान ने हंसते हुए कहा। मैं जीप से निकलकर एक गड्ढे में गिर गया था, फिर रात को मुझे होश आया, सुपर फयाज ने जवाब दिया। फिर तो मुझे बड़े खान को इत्तला देनी होगी ताकि वो खुद अपने हाथों से तुम्हें गोली मारे, आदम खान ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। तो सुपर फयाज का जहन घूम गया। इसे आदम खान की बात के आखिरी अल्फाज सुनकर जबरदस्त जहनी झटका लगा था और इसे यकीन हो गया था कि ये बड़े खान जो भी हैं बहरहाल इसे गोली मार देगा, इसलिए इसे इसके आने से पहले इन रस्सियों से निजात हासिल कर लेनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इसके सिर्फ सोचने से तो रस्सियाँ कट ना सकती थीं और ना ही खुल सकती थीं, लेकिन मौत के खौफ ने इसे बहरहाल जिद्दोजहद करने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए इसने अपने जिस्म को झटके देने शुरू कर दिए और फिर थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद इसका एक हाथ किसी न किसी तरह रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद हो गया तो इसको हौसला हो गया। इसने जिद्दोजहद और तेज़ कर दी और फिर थोड़ी देर बाद इसने दूसरा हाथ भी रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। दरअसल इसे बांधा भी आम से अंदाज में गया था। शायद आदम खान ने इसे कोई आम आदमी समझा था। बहरहाल दोनों हाथ आज़ाद होते ही इसने आसानी से रस्सियों को खींच खींच कर इसकी गांठ को आगे की तरफ कर लिया और फिर दोनों हाथों से गांठ खोलने में इसे कोई मुश्किल पेश ना आई और चंद लम्हों बाद वो रस्सियों से आज़ाद हो चुका था। कुर्सी से उठते ही इसने सबसे पहले अपनी जेबों को टटोला, लेकिन इसकी जेबें खाली थीं। असलहा शायद पहले ही निकाल लिया गया था। इसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में किसी किस्म का कोई असलहा ना था, हत्ता कि इसकी जेब से 05 ट्रांसमीटर भी निकाल लिया गया था। सुपर फयाज तेजी से कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि बाहर इसे अचानक कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तो वो बिजली किसी तेजी से दरवाजे की साइड में दीवार से लगकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे दरवाजे के पट एक धमाके से खुले और एक पट दीवार से इस तरह आ लगा कि सुपर फयाज इस पट के पीछे मुकम्मल तौर पर छुप गया। अरे ये क्या, ये कहाँ गया? ओह ओह, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे आने वाला बुरी तरह चीखता हुआ कमरे से बाहर दौड़ गया। जाहिर है सुपर फयाज पट के पीछे छुपा हुआ था और आने वाले को बौखलाहट में इसका ख्याल तक ना आया और ना ही पट के पीछे से सुपर फयाज के झांकते हुए बूट नजर आए थे। वो यही समझा था कि सुपर फयाज किसी पुरस्कार अंदाज में गायब हो गया है। इसके दौड़ने की आवाज़ें जैसे ही मध्यम हुई, सुपर फयाज जल्दी से दरवाजे के पट के पीछे से निकला। इसे कुर्सी के नीचे गिरी हुई रस्सी का एक टुकड़ा उठाया और फिर दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया और राहदारी में आ गया। ये राहदारी दोनों तरफ खुली हुई थी। सुपर फयाज इस तरफ को दौड़ा जिसकी मुखालिफ सिमत में आने वाला गया था। राहदारी आगे जाकर सीढ़ियों पर ख़त्म हुई तो सुपर फयाज तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला और इसके साथ ही एक आदमी तेज़ी से बाहर निकला। इसके कंधे पर मशीन गन लटकी हुई थी। सुपर फयाज इस वक्त दरवाजे के बिल्कुल सामने था। फिर इससे पहले कि वो आदमी संभलता, सुपर फयाज बिजली की सी तेज़ी से धकेलता हुआ वापस अंदर ले गया। गो ये आदमी कदोकामत और जिसामत के लिहाज से सुपर फयाज से तकरीबन दुगना था, लेकिन सुपर फयाज ने जिस तरह अचानक उसे धकेला था इससे वो संभल ना सका। लेकिन अंदर पहुंचते ही इसने बिजली की सी तेज़ी से हरकत की और सुपर फयाज पर हाथ छोड़ दिया
और सुपर फयाज इसका जोरदार थप्पड़ खाकर तकरीबन उड़ता हुआ नीचे कालीन पर जा गिरा। तो इस आदमी ने इस पर छलांग लगा दी। लेकिन दूसरे ही लम्हे सुपर फयाज ने अजीब हरकत की। इसके हाथ और घुटने बैक वक्त हरकत में आए। इसके हाथों में मौजूद रस्सी अपने ऊपर छाए हुए इस आदमी की गर्दन के गिर्द लिपट गई और इसके साथ ही इसके घुटने ऊपर को उठे। तो वह आदमी चीखता हुआ उछलकर पलटकर इसके सर की तरफ दूसरी तरफ मौजूद बेड पर जा गिरा। लेकिन चूंकि इसकी गर्दन में रस्सी थी, इसलिए इसके इस अंदाज में गिरते ही रस्सी बल खा गई और इस आदमी के हलक से खड़खड़ाहट की आवाज़ें सी निकलने लगी और इसका जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। सुपर फयाज बिजली की सी तेज़ी से सीधा हुआ और इसने पूरी कुव्वत से रस्सी को मजीद बल दिए। दूसरे लम्हे इस भारी जिस्म के ताकतवर आदमी की आंखें बाहर को निकल आईं और इसकी आंखें तेज़ी से बेनूर होती चली गईं। इसका सांस रुक चुका था। सुपर फयाज तेज़ी से सीधा हुआ। इसने इसकी गर्दन के गिर्द मौजूद रस्सी के बल खोले और फिर इसके कंधे से निकलकर बेड पर गिरने वाली मशीन गन उठा ली। फिर वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दूसरे लम्हे इसे किसी के दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। तो सुपर फयाज ने मशीन गन कंधे से लटकाई और एक बार फिर रस्सी दोनों हाथों में पकड़ ली। दरअसल इसे शुरू ही से रस्सी की मदद से किसी का गला घोटने की बेहद मशक थी। ये इसका पसंदीदा शुगल था और इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के दौरान भी इसी हरबे में वो हमेशा अव्वल आता था। चुनाचा अभी वो ज़्यादा इसी हरबे पर इन्हिसार कर रहा था। दूसरे लम्हे खुले दरवाजे से एक आदमी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ कि सुपर फयाज ने बिजली की सी तेज़ी से इसकी गर्दन में रस्सी डाली और इसे मखसूस अंदाज में घुमा दिया। लेकिन दूसरे लम्हे वो खुद भी चीखता हुआ उछलकर एक कोने में जा गिरा। आने वाले ने इसकी बगल में इंतहाई जोरदार घूंसा दे मारा था, इसलिए ना सिर्फ रस्सी सुपर फयाज के हाथों से छूट गई बल्कि वो उछलकर एक कोने में जा गिरा। आने वाले ने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में रस्सी अपनी गर्दन से निकाली और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, जबकि सुपर फयाज ने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की। लेकिन कंधे से लटकी हुई मशीन गन इसके फौरी उठने में रुकावट बन गई। उठकर खड़े हो जाओ, वरना अभी गोलियों का पूरा बस सीने में उतार दूंगा, आने वाले ने इसके करीब रुककर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था और सुपर फयाज कराता हुआ उठ खड़ा हुआ। काश बड़े खान ने तुम्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म ना दिया होता, तो अब तक तुम लाश में तब्दील हो चुके होते। तुमने हमारा एक कीमती आदमी मार दिया है, आने वाले ने कहा। लेकिन इससे पहले कि इसका फिक्रा खत्म होता, सुपर फयाज ने अचानक इस पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट से कमरा गूंज उठा, लेकिन गोलियां सुपर फयाज के सीने के करीब से निकलकर उकबी दीवार से जा टकराईं और वो आदमी सुपर फयाज के हाथ की जोरदार जब से उछलकर एक तरफ दीवार से टकराया ही था कि सुपर फयाज ने बिजली की सी तेज़ी से मशीन गन कंधे से उतारी और दूसरे लम्हे कमरा मशीन गन की रेट रेट से गूंज उठा और इसके साथ ही उछलकर सीधा होने वाला आदमी चीखता हुआ वापस फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। तो सुपर फयाज मशीन गन उठाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, अचानक साइड से कोई आदमी इस पर झपट पड़ा और दूसरे लम्हे सुपर फयाज के मुंह से चीख निकली और इसके जहन पर स्याह चादर फैलती चली गई। अलबत्ता आखिरी एहसास जो इसके जहन पर मुलतसिम हुआ था, इसके मुताबिक इसका जिस्म हवा में उड़ता हुआ नीचे गिर रहा था। फिर जब इसके जहन पर रोशनी फैली और इसकी आंखें खुली तो इसने अपने आप को फर्श पर पड़े हुए पाया। इसके दोनों हाथ उकुब में करके बांध दिए गए थे और इसके दोनों पैरों में भी रस्सी बंधी हुई थी। कमरे का इकलौता दरवाज़ा बंद था। कमरे में किसी किस्म का कोई फर्नीचर ना था। सुपर फयाज होश में आते ही एक झटके से उठकर बैठ गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। इसे यकीन न आ रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। इसे याद था कि इसने कमरे में 2 अफराद को हलाक कर दिया था और फिर वो कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक कोई आदमी साइड से इस पर झपटता था और इसके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई थी। इसका तो ख्याल था कि अब इसकी आंखें क़यामत के रोज़ ही खुलेंगी, लेकिन ये देखकर खुद भी हैरान हो रहा था कि वो सही सलामत इस कमरे में मौजूद है। इसे इधर उधर नज़रें दौड़ाईं और फिर उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन इसके दोनों पैर चूंकि रस्सी की मदद से बंधे हुए थे, इसलिए वो चल ना सकता था। लेकिन इसे मेंढक की तरह उछल उछल कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद वो दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे की चौखट लोहे की थी और इसका एक किनारा काफ़ी तेज़ था। सुपर फयाज ने इस किनारे से फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा था। इसने अपनी पुश्त दरवाजे की तरफ की और फिर अपने दोनों हाथों के दरमियान जगह को इस चौखट के उभरे हुए तेज़ किनारे पर रख कर इससे मुमकिन हद तक हाथों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। पहले तो इसकी कोशिश कामयाब ना हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद एक झटके से इसके हाथ आज़ाद हो गए तो इसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए। इसने जल्दी से झुककर अपने पैरों में मौजूद रस्सी खोली और फिर दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था और दरवाज़ा था भी लोहे का, इसलिए वो इसे ना ही तोड़ सकता था और ना ही खोल सकता था। वैसे भी इसके पास किसी किस्म का असलहा ना था। इसने दरवाजे की तरफ से मायूस होकर कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और फिर इसकी नज़र दरवाजे के ऊपर बने हुए एक रोशनदान पर जम गई जिसमें लोहे की सलाखें मौजूद ना थी।
सिर्फ शीशा लगा हुआ था जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। लेकिन मसला यह था कि रोशनदान काफ़ी बुलंदी पर था और कमरे में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसकी मदद से वो इस रोशनदान तक पहुंच सकता था। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर अचानक इसके जहन में एक तरकीब आ गई और इसने खुद ही अपने बाजू पर इस तरह थपकी दी जैसे अपने आप को खराज तहसीन पेश कर रहा हो। दरवाजे पर ऐसी जगहें बनी हुई थीं जिनमें पैर फंसाकर वो ऊपर चढ़ सकता था। चुनाचा पहले तो इसने कुंडी के हुक में उंगली फंसाकर अपने जिस्म को संभाला और दरवाजे पर अंदर लगे हुए बड़े से कुंडे पर पैर जमाकर वो एक झटके से ऊपर को उठा और दूसरे लम्हे इसका एक हाथ रोशनदान की चौखट पर जम गया। इसने चौखट को मजबूती से पकड़ा और फिर दूसरा हाथ कुंडी के हुक से निकालकर इसने दूसरे हाथ से रोशनदान को खोल दिया। इसके साथ ही वो बेख्तियार खुश हो गया कि रोशनदान का शीशा फिक्स ना था बल्कि एक साइड पर अलमारी के पट की तरह कब्जे लगे हुए थे, जिसकी वजह से शीशे पर हाथ पड़ते ही शीशा फ्रेम समेत एक साइड पर हट गया। अब रोशनदान खुला हुआ था और इसमें बहरहाल इतनी जगह मौजूद थी कि सुपर फयाज घिसट घिसट कर दूसरी तरफ जा सकता था। सुपर फयाज ने हाथ रोशनदान की बैरूनी चौखट पर रखा और फिर दूसरा हाथ भी अपने पूरे जिस्म का बोझ बाजुओं पर डालकर इसे पूरी कुव्वत से ऊपर उठना शुरू कर दिया। इसे चूंकि इसकी प्रैक्टिस ना रही थी इसलिए इसे इंतहाई मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन बहरहाल इसने हिम्मत ना हारी और फिर ऐसे ऐसा वो रोशनदान क्रॉस करके दूसरी तरफ एक गैलरी नुमा बने बंद राहदारी में उतर गया। इस राहदारी में कमरों के रोशनदान थे जो फर्श की सतह से थोड़े ऊंचे थे, जिनमें से सिर्फ एक रोशन था। सुपर फयाज ने इस रोशनदान में से दूसरी तरफ झांका तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। यह एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें अजीबो गरीब साख्त की मशीनें नस्ब थीं और इनमें से 2 मशीनें चल रही थीं जबकि बाकी बंद थीं। कमरे के दरमियान वही आदम खान कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके साथ 2 और आदमी भी मौजूद थे जिनके कांधों से मशीन गनें लटक रही थीं। सुपर फयाज को अब अफसोस हो रहा था कि इसके पास असलहा नहीं है, वरना वो यहाँ से आसानी से उन्हें ढेर कर सकता था। बॉस, आप इस आदमी की लाश भी तो बड़े खान के सामने सुबह को पेश कर सकते हैं। अचानक एक आदमी की आवाज़ सुपर फयाज को सुनाई दी। नहीं, बड़े खान का हुक्म है कि वो सरकारी आदमी है, इसलिए इसे पहले इसके सामने पेश किया जाए, फिर इसे गोली मारी जाएगी। और बड़े खान को क्या, हमें भी ये मालूम ना था कि इस तरह रात को ये आदमी अचानक आ जाएगा, और बड़े खान को सरकारी आदमी के बारे में इत्तला देनी ज़रूरी थी। मेरा ख्याल था कि वो अभी सोए नहीं होंगे, लेकिन इनके कमरे में बाहर सुर्ख बल्ब जल रहा है। इसका मतलब था कि वो नींद की गोलियां खाकर सो चुके हैं और अब जब तक वो खुद होश में ना आएंगे ना इनसे रब्ता हो सकता है और ना ही इन्हें जगाया जा सकता है। इसलिए मैंने शेर खान को भेजा था कि वो इसे बेहोश करके ले आए ताकि सुबह तक इसे बांध कर रखा जाए। लेकिन वो आदमी हैरत अंगेज तौर पर रिहा होकर ऊपर पहुंच गया और वहाँ इसने जाफर और अकरम दोनों को हलाक कर दिया। ये तो मैं ऊपर गया और इसे बेहोश करके उठा लाया, वरना न जाने ये शख्स सुबह तक कितना नुकसान कर देता। आदम खान ने खुद ही तफसील बताते हुए कहा। लेकिन बॉस, ऐसा ना हो कि वो होश में आकर किसी तरह इस कमरे से निकल जाए, एक आदमी ने कहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाज़ा बाहर से बंद है और वो रस्सियों में बंधा हुआ है, आदम खान ने जवाब दिया। लेकिन पहले भी तो वो रस्सियों से बंधा हुआ था बॉस, इसी आदमी ने कहा। पहले शायद गांठ ढीली रह गई थी, लेकिन इस बार मैंने खुद अपने हाथों से गांठ लगाई है, आदम खान ने कहा। तो फिर सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, दूसरे आदमी ने कहा। जाहिर है, आदम खान ने जवाब दिया और वो सब खामोश हो गए। सुपर फयाज आहिस्ता से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। राहदारी आगे जाकर मुड़ गई थी और फिर इसका इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हुआ और सुपर फयाज जैसे इस कमरे में दाखिल हुआ बेइख्तियार चौंक पड़ा। कमरे में हर तरफ पेटियां ही मौजूद थीं, असलहे की पेटियां। सुपर फयाज इनकी साख देखकर ही पहचान गया था कि ये असलहे से भरी हुई पेटियां हैं। इसने एक पेटी खोली तो अंदर मशीन पिस्टल्स भरे हुए थे। इसने एक मशीन पिस्टल उठाया, लेकिन जाहिर है कि मशीन पिस्टल में मैगजीन मौजूद ना था। इसने ऐसा ऐसा बगैर कोई आवाज़ निकाले दूसरी पेटियों का जायजा लेना शुरू कर दिया और फिर जैसे ही उसने एक पेटी का ढक्कन हटाया, इसकी आंखों में चमक आ गई। इस पेटी में सिर्फ मशीन पिस्टल्स के मैगजीन ही भरे हुए थे। सुपर फयाज ने एक मैगजीन उठाकर हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल में डाला और एक उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद वो इसी तरह रेंगता हुआ वापस इसी रोशनदान की तरफ बढ़ने लगा। वो हतल वसा कोशिश कर रहा था कि आवाज़ पैदा ना हो। फिर वो रोशनदान तक पहुंच गया। इसने ज़रा सा सर उठाकर झांका तो आदम खान और इसके दोनों साथी वैसे ही मौजूद थे। अलबत्ता अब तीनों ने हाथ में शराब के गिलास पकड़े हुए थे और सामने मौजूद मेज़ पर गैर मुल्की और इंतहाई कीमती शराब की 2 बोतलें मौजूद थीं। सुपर फयाज ने आहिस्ता से रोशनदान को ज़रा सा खोला और फिर मशीन पिस्टल की नाल का रुख इसने आदम खान और इसके साथियों की तरफ कर दिया। वो तीनों बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे शराब नोशी में मसरूफ़ थे। इन्हें शायद तस्वुर में भी ना था कि सुपर फयाज इस अंदाज में कोई कार्रवाई भी कर सकता है। सुपर फयाज ने होंठ भेजे और फिर ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे तरतराहट की आवाज़ के साथ ही आदम खान और इसके दोनों साथी
चीखते हुए उलटकर कुर्सियों समेत नीचे गिरे, लेकिन सुपर फयाज ने ट्रैगर दबाए हुए रखा और नीचे गिरकर एक बार फिर उठने की कोशिश करते हुए तीनों मुसलसल गोलियां लगने की वजह से उठ ना सके और चंद लम्हों बाद साकित हो गए। सुपर फयाज साथ साथ मशीन पिस्टल को हरकत भी दे रहा था ताकि मुसलसल तीनों पर फायर किया जा सके। जब इसे यकीन हो गया कि ये तीनों हलाक हो गए हैं तो इसे मशीन पिस्टल पीछे खींचा, लेकिन दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रुक गया क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनकर कोई भी अंदर आ सकता था। इसने एक बार फिर मशीन पिस्टल की नाल रोशनदान में रख दी और चंद लम्हों बाद बाकी इसे कमरे के बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर दरवाज़ा एक धमाके से खुला और दो मशीन गन बरदार तेज़ी से अंदर दाखिल हुए ही थे कि सुपर फयाज ने इनके संभलने से पहले ही ट्रिगर दबा दिया और एक बार फिर तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ये दोनों भी गोलियां खाकर उछलकर नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़प कर साकित हो गए। सुपर फयाज ने ट्रिगर से उंगली हटा ली लेकिन मशीन पिस्टल ना हटाया, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई अंदर ना आया तो वो तेज़ी से पीछे हटा और फिर दौड़ता हुआ दोबारा इसी कमरे में पहुंचा जहां पेटियां मौजूद थीं। इसमें से एक दरवाज़ा वो पहले ही देख चुका था। इसने दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया। वहां से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और ऊपर भी। सुपर फयाज पहले ऊपर गया क्योंकि इसे खतरा था कि ऊपर कोई मौजूद ना हो, लेकिन ऊपर सिर्फ सपाट छत मौजूद थी। चुनाचा फिर वो नीचे उतरा और बैरूनी बरामदे में पहुंच गया। यहाँ कोई मौजूद ना था। थोड़ी देर बाद वो इस कमरे में पहुंच गया जहाँ आदम खान और इसके मुसल्लह साथियों की लाशें पड़ी हुई थीं। चूंकि मशीनें अभी तक चल रही थीं, वो समझ गया कि ये वही मशीनें हैं जिनकी मदद से इसकी बेहोश कर देने वाली गैस की कैप्सूल बेअसर हो गए थे। इसने मशीन पिस्टल का रुख इन मशीनों की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही कमरा धमाकों से गूंज उठा। दोनों मशीनें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थीं। वहाँ से निकलकर सुपर फयाज ने पूरी इमारत घूम डाली, लेकिन वहाँ अब कोई जिंदा आदमी मौजूद ना था। अलबत्ता एक कमरे के दरवाजे के बाहर इसे सुर्ख बल्ब जलता हुआ नजर आया था। वो समझ गया कि इस कमरे में बड़ा खान नींद की गोलियां खाए सो रहा है। एक बार तो इसे ख्याल आया कि वो दरवाजे के लॉक को गोलियों से उड़ाकर अंदर मौजूद बड़े खान को भी गोली मार दे, लेकिन फिर वो रुक गया। इसे मालूम था कि सर अब्दुर्रहमान इंतहाई असूलों और ज़ाब्तों के आदमी हैं, इसलिए वो हर बात की तहकीकात कराएंगे। और अगर इन्हें मालूम हो गया कि सुपर फयाज ने जानबूझकर किसी सोए हुए आदमी को गोली मारी है, तो फिर लामहला इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जो आदमी अब तक मरे थे, इनके बारे में भी सुपर फयाज को बहरहाल कोई ना कोई कहानी बनानी पड़ेगी। फिर इमारत में घूमते हुए वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो बेख्तियार चौंक पड़ा। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था और वहाँ मेज़ पर मौजूद फ़ोन, इंटरकॉम के साथ साथ लॉन्ग रेंज का ट्रांसमीटर भी मौजूद था। मेज़ पर एक फ़ाइल भी पड़ी हुई थी। सुपर फयाज ने आगे बढ़कर वो फाइल खोली तो वही देखकर चौंक पड़ा कि फाइल में मशीनरी के चोरीशुदा पुर्जे की कार्बन की किसी पार्टी को फरोख्त करने के बारे में तफसील मौजूद थी। सुपर फयाज ने फाइल बंद की और फिर इस ऑफिस की तलाशी लेना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद वो एक खुफिया सेफ बरामद करके इसे खोल लेने में कामयाब हो गया। इसमें फाइलें और करेंसी मौजूद थी। तमाम करेंसी गैर मुल्की थी। सुपर फयाज ने फाइलें चेक करना शुरू कर दी और फिर वो ये देखकर उछल पड़ा कि इन फाइलों में सरदार खान के पूरे ग्रुप की तफसीलात, इसके हेडक्वार्टर की तफसीलात और इसके असलहे की बिजनेस की मुकम्मल तफसीलात मौजूद थी। यह ऐसा सबूत था जो इस बड़े खान और इसके पूरे ग्रुप को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता था। सुपर फयाज ने सेफ से तमाम फाइलें उठाईं और इन्हें मेज़ पर रख दिया और फिर सेफ में मौजूद एक थैला उठाकर इसने सेफ में मौजूद तमाम गैर मुल्की करेंसी इस थैले में डाली और फिर सेफ बंद कर दिया। इस करेंसी की मालियत इसके ख्याल के मुताबिक करोड़ों में थी। करेंसी वाला थैला उठाकर वो तेज़ी से कमरे से निकलकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ता चला गया। इसे मालूम था कि फांसी मशीनरी तबाह हो चुकी है, इसलिए अब इसे कोई खतरा नहीं है। चुनाचे इसने छोटा गेट खोला और बाहर आकर इसने गेट को बाहर से बंद किया और फिर थैला उठाए वो तेज से इस कदम उठाता इस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर इसकी कार मौजूद थी। कॉलोनी में इसी तरह वीरानी छाई हुई थी। चूंकि यहाँ कोठियाँ एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थीं, इसलिए किसी ने अंदर होने वाली फायरिंग की तरफ ध्यान न दिया था। सुपर फयाज के पास कार की चाबियाँ मौजूद नहीं थीं क्योंकि इसकी जेबें पहले ही खाली कर दी गई थीं। लेकिन जब इसने कार के ऊपरी दरवाजे चेक किए तो एक दरवाज़ा खुला हुआ था। वो शायद जल्दी में इसे लॉक करना भूल गया था। बहरहाल इस वक्त इसकी यही भूल इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी। इसने ऊपरी दरवाज़ा खोला और फिर ऊपरी सीट उठाकर इसने इसके नीचे करेंसी वाला थैला रखकर सीट को दोबारा एडजस्ट कर दिया। जब तक सीट को उठाया न जाता करेंसी वाला थैला चेक ना हो सकता था। सुपर फयाज ने कार का दरवाज़ा बंद किया और एक बार फिर तेज़ी से कोठी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इसी ऑफिस में पहुंच गया। इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ काफ़ी देर तक घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। कौन है? नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी और सुपर फयाज आवाज़ से ही पहचान गया कि सर अब्दुर्रहमान की कोठी का मुलाजिम है। मैं सुपरिंटेंडेंट फयाज बोल रहा हूँ, बड़े साहब से मेरी बात कराओ, अभी और इसी वक्त। इंतहाई ज़रूरी मसला है, सुपर फयाज ने तेज़ लहजे में कहा। मगर साहब, इस वक्त तो बड़े साहब गहरी नींद सो रहे हैं,
मुलाजिम ने परेशान से लहजे में कहा। ओह, मैं कह रहा हूँ कि उनसे बात कराओ, इंतहाई अहम मसला है और फौरी नौयत का है, सुपर फयाज ने तेज लहजे में कहा। अच्छा साहब, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद मुबाद से अब्दुलरहमान की आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं सुपरिंटेंडेंट फयाज बोल रहा हूँ, काशान से। मेरे साथी इंस्पेक्टर राशिद और इसके सेक्शन के चारों आदमियों को मुजरिमों ने हलाक कर दिया है, लेकिन मैंने मुजरिमों के सरगना सरदार खान की कोठी में अकेले दाखिल होकर अपनी जान पर खेलकर और इंतहाई जिद्दोजहद के बाद इनके आदमियों को हलाक कर दिया है। सरगना, जो बड़ा खान कहलाता है, इस वक्त अपने मखसूस कमरे में नींद की गोलियां खाकर सोया हुआ है। इसके कमरे में इंतहाई सख्त साइंसी हिफाजती इकदाम हैं। मैंने इसके पूरे ग्रुप के खिलाफ तमाम सबूत की फाइलें भी हासिल कर ली हैं, लेकिन इस सरगने को सुबह होने से पहले गिरफ्तार करना ज़रूरी है, वरना वो अंदर कमरे ही से अपने ग्रुप को कॉल करके ना सिर्फ निकल जाएगा बल्कि मुझे भी हलाक कर देगा। मैंने इसलिए आपको इस वक्त कॉल की है कि मैं अकेला होने की वजह से इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। आप यहाँ मिलिट्री के इंचार्ज को कहकर इसे यहाँ भिजवा दें ताकि इस सरगने को गिरफ्तार किया जा सके और इसके बाद इस पूरे ग्रुप का खात्मा भी किया जा सके। सर, ये वही ग्रुप है जिसने ग्रास डैम की मशीनरी का पुर्जा चोरी करवाया था और इसके गेट तबाह कराए थे। सुपर फयाज ने बगैर सांस लिए पूरी रफ्तार से नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? सर अब्दुलरहमान ने पूछा। जनाब, इसी सरगने की रिहाइशगाह जीशान कॉलोनी कोठी नंबर 1801 से जनाब, सुपर फयाज ने जवाब दिया। नंबर क्या है फ़ोन का? सर अब्दुलरहमान ने पूछा। तो सुपर फयाज ने फ़ोन पर मौजूद चिट पर लिखा हुआ नंबर दोहरा दिया। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं मिलिट्री के इंचार्ज को इसके दस्ते समेत तुम्हारे पास भिजवाता हूँ और इसके साथ ही मजीद हिदायत दूंगा। पूरी तरह मोहतात रहना। मैं तुम जैसे बहादुर, दलेर और हौसलामंद सुपरिंटेंडेंट को ज़ाया नहीं करना चाहता। सर अब्दुलरहमान ने कहा तो सुपर फयाज का सीना बेख्तियार मजीद फैल गया। इसकी आंखों में चमक आ गई थी। दूसरी तरफ से चूंकि राब्ता ख़त्म हो गया था, इसलिए सुपर फयाज ने भी रिसीवर रख दिया और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो सुपर फयाज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सुपर फयाज ने एहतियातन अपना नाम लिए बगैर कहा, क्योंकि फ़ोन सरदार खान के किसी आदमी का भी हो सकता था। अब्दुलरहमान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सर अब्दुलरहमान की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं फयाज बोल रहा हूँ, सुपर फयाज ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। सुपर फयाज, काशान में मौजूद मिलिट्री दस्तों का इंचार्ज कर्नल आफरीदी अपने सिपाहियों समेत तुम्हारे पास पहुंचा है। वो कोठी का इंतजाम भी संभाल लेगा। मैं खुद मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर वहाँ पहुंचा हूँ। बाकी तमाम ऑपरेशन मैं अपनी निगरानी में कराऊंगा, सर अब्दुलरहमान ने कहा। यस सर, सुपर फयाज ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर इसने रिसीवर रखा और तेजी से ऑफिस से निकलकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। इसने फाटक खोला और अंदर इस अंदाज में खड़ा हो गया कि वो तो बाहर से आने वालों को देख सके, जबकि बाहर से आने वाले से ना देख सके। और फिर थोड़ी देर बाद एक फौजी जीप खामोशी से गेट के बाहर आकर रुकी तो सुपर फयाज तेजी से फाटक से बाहर आ गया। इसी लम्हे जीप से एक कर्नल बाहर निकला। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुपरिंटेंडेंट फयाज हूँ, सुपर फयाज ने खुद ही आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए कहा। ओह ओह, तो आप हैं वो जिन्होंने अकेली खौफनाक मुजरिमों के अड्डे पर कब्जा किया है? वेरी गुड, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ, कर्नल ने इंतहाई मरऊब लहजे में कहा और आगे बढ़कर इसने बड़े पुरजोश अंदाज में सुपर फयाज से मुसाफा किया। इन रिमार्क्स का बेहद शुक्रिया कर्नल, लेकिन आपका नाम? सुपर फयाज ने कहा। ओह हाँ, तारुफ तो होना चाहिए। मेरा नाम कर्नल आफरीदी है। मुझे डायरेक्टर जनरल साहब ने फ़ोन पर सही तफसील बताई है, कर्नल आफरीदी ने कहा। ओके, आइए, लेकिन ख्याल रखें कि हमने इन मुजरिमों के हेडक्वार्टर पर भी कब्जा करना है, इसलिए यहाँ ऐसी सरगर्मी जाहिर नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो फरार हो जाएं। सुपर फयाज ने बाकायदा ऑफिसराना अंदाज में हिदायत देते हुए कहा। यस सर, यस सर, ऐसा ही होगा सर, कर्नल आफरीदी ने जवाब दिया और फिर सुपर फयाज ने इसे और इसके सिपाहियों को अंदर ले जाकर सब कमरे दिखाए और लाशें भी दिखाई और साथ ही अपनी जिद्दोजहद और मुकाबले की ऐसी कहानी सुनाई कि कर्नल आफरीदी इस तरह सुपर फयाज को देखने लगा जैसे किसी माफूकुल फितरत आदमी को देखा जाता है। ओह ओह जनाब, आपने तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी मात देख कर दिया। मैं खुद मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहा हूँ, लेकिन आपने अकेले जिस अंदाज में इन मुजरिमों के खिलाफ जिद्दोजहद की है वो तो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। आप वाकई इंतहाई शानदार सलाहियतों के मालिक हैं, कर्नल आफरीदी ने कहा और फिर इसने अपने सिपाहियों को हिदायत देना शुरू कर दी और उन्होंने तेज़ी से पूरी कोठी में पोजीशन संभाल ली। डायरेक्टर जनरल साहब के आने में कुछ देर लगेगी और मैं इनके आने से पहले गुस्ल करके लिबास तब्दील कर लेना चाहता हूँ, इसलिए आप यहाँ पर ड्यूटी संभालें। मैं जाकर गुस्ल करके लिबास तब्दील करके भी 15 मिनट में आ जाऊँगा, सुपर फयाज ने कहा। आप कहाँ जाएंगे? कर्नल आफरीदी ने चौंक कर पूछा। एक कॉलोनी में, मैंने एक खुफिया रिहाइशगाह ली हुई है। मेरी कार बाहर मौजूद है। मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँगा, क्योंकि डायरेक्टर जनरल साहब की आमद के बाद काम इंतहाई तेज रफ्तारी में होना है, इसलिए फिर सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिलेगा, सुपर फयाज ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाएं, हम यहाँ मौजूद हैं, कर्नल आफरीदी ने कहा। तो सुपर फयाज तेज से इस कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इसके जहन में करोड़ों रुपए के गैर मुल्की करेंसी नोट रक्स कर रहे थे।
वो चाहता था कि सर अब्दुल रहमान के आने से पहले इन्हें महफूज कर दे। इसके जहन के मुताबिक ये इसकी जिद्दोजहद का इनाम था जो कुदरत ने उसे दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।